नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन की मंजूरी दे दी थी और अब आज 18 दिसंबर सोमवार को होने वाली सुनवाई में एडवोकेट कमीशन का प्रारूप यानी इस कमीशन में किन लोगों को शामिल किया जाएगा और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने का तरीका तय हो सकता है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले की तर्ज पर ही शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मस्जिद श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर बनाई गई है, इसीलिए इसका सर्वेक्षण कराया जाए। वहीं एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में आज एएसआई अपनी रिपोर्ट जिला अदालत में दाखिल करेगा, क्योंकि 11 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई की ओर से कहा गया था कि उसे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक और हफ्ते का समय दिया जाए। इस पर अदालत ने एक और हफ्ते की मोहलत देते हुए आज 18 दिसंबर सोमवार को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। बता दें कि जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया गया था। एएसआई ने सर्वे का काम 24 जुलाई को शुरू किया और 2 नवंबर को अदालत को बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और उसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। हालांकि तब से अब तक अदालत द्वारा एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 बार अतिरिक्त समय दिया जा चुका है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने के मकसद से एक देशव्यापी क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया है, जिसे पार्टी द्वारा डोनेट फॉर देश नाम दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इस ऑनलाइन चंदा जुटाने के अभियान का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और संसाधनों और अवसरों का समान बंटवारा है। इस कैंपेन की आधिकारिक शुरुआत आज 18 दिसंबर सोमवार से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय न्यूनतम 138 रुपए या 1380 या 13,800 रुपए जैसे मल्टीपल्स में डोनेट कर सकते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि क्राउड फंडिंग की यह पहल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है, जिसे 1920 से 1921 में लॉन्च किया गया था। कांग्रेस के नए अभियान डोनेट फॉर देश को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। बता दें कि यह वीडियो अमिताभ बच्चन और कादर खान की स्टारर बॉलीवुड फिल्म इनकलाब का है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने कैप्शन में लिखा है कि इस क्लिप की कहानी और पात्र काल्पनिक नहीं है। यह कांग्रेस सांसद धीरज साहू की पार्टी के क्राउड फंडिंग शुरू करने की कैंपेन से मिलती जुलती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जहां से उसे 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। अब इसकी तुलना कांग्रेस के नए क्राउड फंडिंग अभियान से करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं इससे पहले बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि यह अभियान सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने के एक और प्रयास के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिन्होंने 60 साल तक भारत को लूटा, वे अब उसी देश से चंदा भी मांग रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 21 दिसंबर को बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अगले साल के आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने चुनाव अभियान को जमीन पर उतारने की योजना तैयार की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बता दें कि इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से 2 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी बैठक होनी है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के 13 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित भी कर दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कल रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता ने पत्र में कहा है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में हुई निर्लज्ज और एक तरह से विचित्र सुरक्षा उल्लंघन की घटना की गहराई से जांच कराने को आपने सही और उचित रूप से एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। संसद भवन परिसर की सुरक्षा, उसका नियंत्रण
और अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपके पास है। कांग्रेस नेता ने पत्र में आगे स्पीकर से आग्रह किया कि विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों का यह कर्तव्य बनता है कि वो सरकार से इस घटना पर वक्तव्य मांगे। कांग्रेस नेता ने लिखा कि 13 सदस्यों के निलंबन के कारणों को ध्यान में रखते हुए मामले को समग्र रूप से फिर से देखा जाए और उन सभी का निलंबन रद्द कर सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 18 दिसंबर सोमवार से पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 23 दिसंबर तक 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगी और इस दौरान वे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इसराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ बातचीत की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बावजूद इसके इसराइल के गजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ताज़ा हमलों में 40 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक इस्राएली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया ने यूरोप में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की और इस मुलाकात को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ वार्ता के नए दौर के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच इस्राएली सेना ने कल रविवार को दावा किया है कि उसने गजा में अब तक की सबसे बड़ी सुरंग का पता लगाया और यह सुरंग आकार में इतनी बड़ी है कि इसमें कोई भी छोटा वाहन आराम से जा सकता है। IDF द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह सुरंग 4 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और इरेज सीमा पार कर 400 मीटर भीतर तक है। इस्राएली सेना ने कहा कि इसके निर्माण में लाखों डॉलर खर्च हुए होंगे और इसके निर्माण में कई साल लगे होंगे। IDF का कहना है कि इस सुरंग में कई तरह की सुविधाएं देखने को मिली, जिसमें जल निकासी प्रणाली, बिजली, वेंटिलेशन, सीवेज और एक संचार नेटवर्क के साथ साथ रेल की सुविधा भी शामिल थी। सुरंग की फर्श ठोस मिट्टी से बनी हुई है, जबकि इसकी दीवारें कंक्रीट से बनी हैं। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैचर्ट ने कहा कि हमास ने इस परियोजना में भारी संसाधन खर्च किए थे और इसका केवल एक उद्देश्य था, इस्राएल राज्य और उसके निवासियों पर हमला करना। उन्होंने कहा कि सुरंग जानबूझकर इरेज क्रॉसिंग के पास बनाई गई थी। इस्राएली सैनिकों द्वारा अपने ही 3 बंधकों को मारे जाने के बाद इस्राएली सुरक्षा बल के प्रमुख जनरल स्टाफ LTG हर्जी हलेवी ने सैनिकों से बात की। इस दौरान उन्होंने भविष्य में ऐसी स्थिति न दोहराई जाए, इसे लेकर सैनिकों को संदेश दिया। उन्होंने सैनिकों से आग्रह किया कि यदि आप 2 लोगों को बिना शर्ट के हाथ ऊपर किए हुए देखते हैं तो 2 सेकंड लीजिए और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि यदि 2 गजावासी भी सफ़ेद झंडे के साथ सरेंडर करने आते हैं तो हम उन पर गोली क्यों चलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, यह IDF नहीं है। बता दें कि IDF प्रमुख का यह बयान तब आया है जब शुक्रवार को इस्राएली सुरक्षा बलों ने अपने ही 3 बंधकों को खतरा मानते हुए मार डाला। नीदरलैंड में आम चुनाव के दौरान बड़ी जीत हासिल करने वाले गीट वाइल्डर्स ने दुनिया भर से मिल रहे बधाई संदेशों का जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर धन्यवाद दिया है। लेकिन वहीं गौर करने वाली बात ये रही कि उन्होंने इस संदेश में सभी लोगों को धन्यवाद देने के साथ साथ विशेष तौर पर #इंडिया टैग के साथ भारत और हिंदुओं का जिक्र किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे भारत से कई तरह के संदेश मिले हैं। मैं हमेशा उन हिंदुओं का समर्थन करूंगा जिन पर केवल हिंदू होने के कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमला किया जाता है या मारने की धमकी दी जाती है या फिर उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं। आपको बता दें कि गीट वाइल्डर्स नीदरलैंड की राजनीति में दक्षिणपंथी और इस्लाम विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्हें साल 2016 में अपमानजनक बयान देने के लिए सजा भी सुनाई जा चुकी है। हालांकि हाल ही में संपन्न हुए चुनावी अभियान के दौरान वाइल्डर्स ने अपने इस्लाम विरोधी बयानों में बदलाव किया था और कहा था कि देश के सामने कई और बड़े मुद्दे हैं। वाइल्डर्स ने कहा कि वो मस्जिदों और मदरसों पर पाबंदी लगाने की अपनी नीति को टालने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा वार करते हुए कहा कि अपनी आधी कैबिनेट को तो पहले ही जेल भेज चुके हैं। दरअसल कल रविवार को उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। इस दौरान बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी वहां मौजूद थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं जानती हूं मनोज भैया, आपकी और जिला अध्यक्ष जी की केजरीवाल सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है।
जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका हो वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं है। 19 दिसंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा बयान सामने आया है जो विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल पंजाब के बठिंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 13 की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। बता दें कि पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। अब ऐसे में सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर तकरार बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। हालांकि वहां कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में गलवान में हुई घातक झड़पों को लेकर कहा कि 16 जून का दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कभी नहीं भूलेंगे। नरवणे ने कहा कि 16 जून चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन है और यह ऐसा दिन नहीं है जिसे वह जल्द ही भूल जाएंगे। 2 दशक में पहली बार चीन और PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को घातक पलटवार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने लिखा कि वे आक्रामक कूटनीति और उकसाने वाली रणनीति का हर जगह बेधड़क इस्तेमाल करके नेपाल और भूटान जैसे छोटे पड़ोसियों को डराते रहे हैं, लेकिन इस घटना के दौरान भारत और भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया कि अब बहुत हो चुका। भारत ने पलटवार करके यह दिखाया कि वह पड़ोसी की धौंस का जवाब दे सकता है। थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल ने आगे जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान 20 सैनिकों के जान गंवाने को याद करते हुए कहा कि यह मेरे पूरे करियर का सबसे दुखद दिनों में से एक था। आपको बता दें कि नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख रहे हैं। सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने और कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों को आगाह किया है। WHO ने कहा है कि वायरस अपना स्वरूप बदल रहे हैं। ऐसे में सभी सदस्य देश अपने यहाँ मजबूत सर्विलांस रखें ताकि बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। WHO ने कोविड-19 पर संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में केरखोव ने सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की वजह बताई है और इन्हें रोकने के लिए क्या सावधानी रखने की जरूरत है उसकी भी जानकारी दी है। खालिस्तानी आतंकियों की हत्या करने की साजिश के आरोपों के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और कनाडा के मुद्दे एक जैसे नहीं हैं। उन्होंने कल रविवार को बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अमेरिका ने इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी दी। आरोपों में अंतर बताते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अन्य देशों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर गौर करने के लिए हमेशा तैयार है। हम हमेशा से इसे देखने के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका कुछ मुद्दा उठाता है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों मुद्दे एक जैसे हों। जब कनाडा ने मुद्दा उठाया तो US ने हमें कुछ खास बातें बताईं। हर कोई जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग जिम्मेदार हैं और विवेक से ही काम करते हैं। बता दें कि अमेरिका और कनाडा दोनों ने ही खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगाए हैं। हालांकि अमेरिका ने इससे जुड़े कुछ सबूत भी भारत को दिए हैं, जबकि कनाडा की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया। ऐसे में भारत अमेरिकी जांच में सहयोग कर रहा है और उसने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज किया है। बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कल रविवार को भारत के CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कानूनों को घरों के भीतर मौजूद लैंगिक असमानता को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के उल्लंघन के लिए निजता की आड़ नहीं ली जा सकती। CJI ने कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए कानून के उद्देश्य का विस्तार किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति झगड़े में पड़कर सार्वजनिक शांति भंग करते हैं तो उन्हें अपराध करने वाला कहा जाता है। CJI ने कहा कि यह तभी दंडनीय है जब सार्वजनिक स्थल पर हो, अन्यथा नहीं। इस प्रकार कानून का जोर केवल झगड़ों, अंतर्निहित गुण या दोष पर नहीं है, बल्कि इस पर है कि यह कहाँ हो रहा है। एक संवैधानिक रूप से शासित समाज को सार्वजनिक और निजी की इस बाइनरी से परे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी चीजों के इस विरोधाभास ने कई वर्षों से हमारे कानूनों को नारीवाद और आर्थिक आलोचना का आधार बनाया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अस्तित्व के लिए इसे इन दोनों स्थानों में मौजूद होना चाहिए। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री तनुजा की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। 80 वर्षीय तनुजा को उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण
कल रविवार को जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनुजा फिलहाल आईसीयू में हैं। हालांकि उनके हेल्थ अपडेट में बताया गया है कि वह निगरानी में हैं और अच्छा कर रही हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को हुआ था और उन्होंने महज 16 साल की उम्र से ही बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, हाथी मेरे साथी और मेरे जीवन साथी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल 17 दिसंबर रविवार को जोहान्सबर्ग में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को 8 विकेट से हरा दिया है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 117 रनों का टारगेट रखा था। वहीं इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी भारतीय टीम ने 16.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर इसे आसानी से हासिल कर लिया और वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज की। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 18 दिसंबर को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,400 से नीचे फिसल गया, तो वहीं सेंसेक्स भी 250 अंकों की गिरावट के साथ 71,250 के लेवल पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 969 अंक चढ़कर 71,483 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो वह 47,900 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।